यूं ज़मीं पर बैठ क्यों आसमान देखता है, यूं ज़मीं पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये ज़माना उड़ान देखता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज की हमारी जो वीडियो है ये है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जिसका दूसरा नाम है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियोस देखिए ताकि आपको ये थियरी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस थियरी के बारे में मालूम करते हैं। तो ये जो ब्रूनर है, इनका पूरा नाम था जीरोम सेमोर ब्रूनर, और वो जो है वो न्यूयॉर्क में 1915 में पैदा हुए थे। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। वो जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किसके काम से? जीन पियाजे के काम से और लिव वाइगोट्स्की के काम से। तो इन दोनों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए। तो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दी थी और लिव वाइगोट्स्की ने जो थियरी दी थी, उन उन दोनों थियरी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और उनके बेस पर ही इन्होंने अपनी थियरी को पेश किया था। ये जो है ज़्यादा इस चीज़ पर कॉन्संट्रेट करते थे कि जो इंसान है या जो बच्चा है, वो जैसे-जैसे डेवलप होता है, अपनी नॉलेज को, अपनी मालूमात को कैसे रिप्रेज़ेंट करता है लोगों के सामने और कैसे वो उसको जमा करता है, ऑर्गनाइज़ करता है अपने दिमाग में। और ये बिलीव करते थे कि जो भी हम परसीव करते हैं नॉलेज, या जो भी नॉलेज हासिल करते हैं, जो भी हमारी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, हम इस दुनिया के बारे में जो भी सोचते हैं, वो सब क्या है? हमें मालूमात जो हासिल होती है, उसके बेस पर ही हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट कर कर अपने थॉट्स को अपने माइंड में उसको जमा करते हैं। कैसे जमा करते हैं? सिंबॉलिक प्रोसेसेस के रूप में। सिम्बॉल्स के रूप में हमारे दिमाग में हम उसे प्रोसेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रूनर की थियरी है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ये जो है बच्चा, जब एक बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में जाता है, फिर एडल्टहुड स्टेज में जाता है, तब तक वो जो भी अपनी मालूमात होती है, उसे कंस्ट्रक्ट करके अपने पूरे थॉट प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करता है और अपने दिमाग में उसे जमा करता है। और इसमें क्या-क्या, ये थॉट प्रोसेस में क्या-क्या है? रिमेंबरिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। ये सब प्रोसेस जो होता है वो बचपन से लेकर जवानी तक और एडल्टहुड तक चलता रहता है। ब्रूनर ये बिलीव करते थे कि लर्निंग हमेशा कैसी रहनी चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए। और बच्चे जो है वो सिर्फ टीचर की दी हुई एक्सप्लेनेशन को अंधाधुंध तरीके से ब्लाइंडली बिलीव ना करें, बल्कि वो खुद उसके प्री की प्रिंसिपल्स क्या है मालूम करें और उसके पीछे की इंफॉर्मेशन को मालूम करके, और वो जो भी टीचर कह रहे हैं उनको उसको वो खुद से समझे। और इसी को हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। तो इसीलिए ब्रूनर का ये जो थियरी है, इस थियरी का दूसरा नाम है थियरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो इनके मुताबिक जो है इंस्ट्रक्टर जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कहता जाए और बच्चे सिर्फ पैसिवली सुनते जाएँ और जो भी इंस्ट्रक्टर कहे या जो भी टीचर कहे उस पर बिलीव करते जाएँ। बल्कि इंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए जो एक फैसिलिटेटर के जैसे काम करे, एक गाइड के जैसे काम करे और बच्चे को प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के लिए उसकी हेल्प करे। जैसे कि हम जानते हैं स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी हेल्प। तो इन्होंने अपनी थियरी में स्कैफोल्डिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इन्होंने इस टर्म को इसलिए यूज़ किया, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जब लैंग्वेज सीखते हैं तो पेरेंट्स उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें दिखाकर या फिर उनके सामने स्टोरी बुक्स पढ़कर या फिर कोई वर्ड्स बोलते हैं और उसे बच्चों को रिपीट करने के लिए कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेड टाइम स्टोरीज़ और रीडिंग अलाउड इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इससे जो है बच्चों को बहुत हेल्प होती है नई लैंग्वेज सीखने में। उन्होंने अपनी थियरी में स्पाइरल करिकुलम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं भी स्पाइरल करिकुलम वर्ड दिख जाए तो आपको आंख बंद करके ब्रूनर्स थियरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग को टिक कर देना है। तो ये स्पाइरल करिकुलम होता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स लेकर हमें कोई एक स्पेसिफिक एक टॉपिक को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पाइरल करिकुलम के ज़रिए हम एक टॉपिक को जैसे कि पहले साल में
सिंपल वर्ड्स बताएं, फिर नेक्स्ट ईयर में उसको और थोड़ा एक्सटेंड करके बताएं, फिर नेक्स्ट ईयर में थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करके बताएं। तो एक साल और दूसरे साल फिर उसका तीसरा साल, हर चीज़ में उसी टॉपिक को और ज़्यादा इलाबोरेट कर करके हम समझाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हम 8th में भी सेल के बारे में पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, और हम जो है डिग्री में पीजी में भी पढ़ते हैं। फ़र्क क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स को हम अर्ली क्लासेस में पढ़ते हैं और बाद के क्लासेस में, हायर क्लासेस में हम उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ते हैं। यानी कि हमारी पिछली नॉलेज के ऊपर ही हमारी आगे की नॉलेज बेस होगी। इसी को हम कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर ने लर्निंग को 3 मोड्स में बांटा है। पहला स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, जिसमें कि मूवमेंट और एक्शन के ज़रिए बच्चा सीखता है। दूसरा स्टेज है आइकॉनिक स्टेज, जिसमें कि बच्चा इमेजेस के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए सीखता है। और तीसरा स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के ज़रिए सीखते हैं। चलिए अब इन तीनों स्टेजेस या फिर मोड्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला स्टेज है इनएक्टिव स्टेज। ये स्टेज जो है 0 से लेकर 3 इयर्स के बीच में है और ये फर्स्ट स्टेज है। इसे इनएक्टिव स्टेज इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो बच्चा 3 साल तक जो भी सीखता है वो अपने एक्शंस के ज़रिए सीखता है और अपने खुद के एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखता है। तो यही होता है हमारा पहला स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। सेकेंड स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। तो ये स्टेज जो है पियाजे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के सिमिलर है। इस स्टेज में ये स्टेज जो है 3 साल से लेकर 8 साल के बीच का स्टेज होता है। ये सेकेंड स्टेज है। इसे आइकॉनिक स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो तस्वीरों के ज़रिए या फिर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही सीखता है, मॉडल्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए सीखता है। ये जो थर्ड एंड लास्ट स्टेज है इसे हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। ये स्टेज जो है 8 साल के बाद की उम्र का होता है। तो इसमें जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स को अच्छे से समझने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मुजर्रद चीज़ों के बारे में समझने लगता है, जिसके लिए उसे सिर्फ बोलना काफ़ी है। उसे तस्वीरें दिखाने की या वो चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बोलने से या उनके बारे में सिंबल्स को देखने से उस बच्चे के दिमाग में जो है उस चीज़ के बारे में ख़याल आ जाता है। तो ये जो स्टेज होती है, ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसमें जो है क्या होता है कि बच्चे को किसी पिक्चर की, किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बस सिंबल्स के ज़रिए ही वो अच्छे से लर्निंग कर सकता है। तो ये एकदम हाई स्टेज है। जो हम रिसर्च करते हैं या फिर हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स थियरी। ब्रूनर्स थियरी को हम तालीम के मैदान में कैसा अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की हेल्प करे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, थिंकिंग में, और उसकी जो थिंकिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसे और ज़्यादा उजागर कर कर सिमिलर दूसरे सिचुएशंस में भी कैसा हम उसे अप्लाई कर सकें, ये सिखाए। दूसरा ये है कि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को हमेशा तभी सिखाना चाहिए जब टीचर को ये भरोसा हो जाए कि बच्चा अपने उस स्टेट ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी, अपने उसका जहन जो है अच्छा मैच्योर हो गया है और वो इस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, तभी बच्चे को वो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझाए। तीसरा इम्प्लीकेशन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उनको हमेशा सिंपल लेवल को पहले समझाना चाहिए, उसके बाद उससे कॉम्प्लेक्स लेवल को, उसके बाद उससे कॉम्प्लेक्स लेवल को। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था सेल का कि 8th 9th में हम एकदम सिंपल बेसिक सेल के बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं नेक्स्ट हायर क्लासेस में, और फिर जैसे ही हम डिग्री में जाते हैं, एमएससी में जाते हैं, तो हम सेल के बारे में और ज़्यादा गहराई से उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में और उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सब अच्छे से समझते हैं। इस थियरी की कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि हर कोई बच्चा इतना ज़हीन नहीं हो सकता कि वो ख़ुद से दरियाफ़्त करके, ख़ुद से डिस्कवरी करके हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि इस थियरी को हम छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ किस पर अप्लाई कर सकते हैं, पीजी स्टूडेंट्स पर या फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उस लेवल के स्टूडेंट्स पर ही हम इस थियरी को अप्लाई कर सकते हैं। छोटे बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते। और हर किसी का जहन इतना ज़्यादा
अच्छा नहीं हो सकता कि वो खुद से डिस्कवर करके हर चीज़ मालूम कर सके। अब हम इस थियरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि टेट में पूछे गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में लिखिए और देखिए कि आपको कहाँ तक ये थियरी समझ में आई है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हु प्रोपाउंडेड द डिस्कवरी लर्निंग थियरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? ए. जीन पियाजे, बी. लिव वाइगोट्स्की, सी. जीरोम ब्रूनर एंड डी. बी.एफ. स्किनर। तो इसका सही जवाब है सी. जीरोम ब्रूनर। Second question is, according to Jerome Bruner, the three sequential stages or modes of intellectual development are। तो मैंने आपको modes of cognitive development बताया था, वो stages और modes सब एक ही हैं। जो भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो इसके जो ऑप्शंस है, ए सेंसरी, परसेप्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, बी इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, सी प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, डी मोटिवेशन, एक्शन, रीइंफोर्समेंट। तो इसका सही जवाब होगा बी इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन ब्रूनर्स थियरी लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्शंस, टचिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर विच स्टेज? तो ब्रूनर थियरी में चीज़ों को छू कर देखना, एक्शन के ज़रिए सीखना, ये कौन सा स्टेज है? ए आइकॉनिक स्टेज, बी सिंबॉलिक स्टेज, सी इनएक्टिव स्टेज, डी रिफ्लेक्स स्टेज। तो मैंने जैसे बताया था कि एकदम छोटे बच्चे एक्शन के ज़रिए ही सीखते हैं, तो वो सही जवाब होगा सी इनएक्टिव स्टेज। Fourth question is, the concept of spiral curriculum where basic concepts are revisited and taught at increasingly complex levels across grade levels was introduced by A. John Dewey, B. Jerome Bruner, C. Albert Bandura, D. Robert Gagne। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पाइरल करिकुलम का वर्ड जहाँ भी आए आपको जीरोम ब्रूनर आंसर लगा देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी जीरोम ब्रूनर। Now this is the last question, question number 5. What is the primary role of a teacher in Bruner's discovery learning approach? डिस्कवरी लर्निंग अप्रोच में टीचर का प्राइमरी रोल क्या होगा? ऑप्शंस है ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, बी डायरेक्ट प्रोवाइडर ऑफ फैक्चुअल आंसर्स, सी फैसिलिटेटर एंड गाइड, डी पैसिव ऑब्जर्वर। तो इसका सही जवाब होगा सी फैसिलिटेटर एंड गाइड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। खुदा हाफिज़, टेक केयर।